नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी आरपीएससी द्वारा पेपर 2013 के सॉल्यूशन के बारे में। साथियों, यह है हमारी क्लास नंबर 3। आपको पता है कि हम 15-15 क्वेश्चंस की क्लास में प्रीवियस ईयर के फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखना है। अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं तो दैट्स कॉन्सेप्ट ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। अभी भी एग्जाम के लिए 3 महीने का समय है। आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी यूनिट कैसे पढ़ें, स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, तो आप दैट्स कॉन्सेप्ट ऐप इंस्टॉल करें और किसी भी यूनिट पर बिना किसी कंफ्यूजन के कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। केवल ऐप पर जो भी वीडियो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन्हीं का रिवीजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यह है हमारी क्लास नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। पॉलिनेशन, ये देखिए पॉलिनेशन या परागण। पॉलिनेशन या परागण, देखिए ये एंथर है। इस एंथर से पोलन ग्रेन या पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन या परागण कहा जाएगा। और जल द्वारा, वाटर द्वारा पॉलिनेशन की अगर बात करें तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला, यही सही आंसर है। और ये दोनों प्लांट क्या है, एक बीजपत्री या मोनोकोट है। देखिए आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश जब परिपक्व अवस्था में होता है तो कैसा होता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं ये डायग्राम बना देता हूं। यहां पर ये सेल है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल को हिंदी में प्रतिमुखी कोशिकाएं कहेंगे। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में एक ऐसी सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, इसलिए इसको कहा जाएगा डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल। यहां पर 2 सहायक कोशिकाएं होंगी और इन सहायक कोशिकाओं को कहा जाएगा सिनर्जिड्स। और इन सिनर्जिड्स के पास में ही एक कोशिका होगी जिसे कहेंगे एग सेल। देखिए अब एम्ब्रियो से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोशिकाएं कितनी है, 7। और एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूक्लियस कितने हैं, 8। अब ऑप्शन देखिए, 8 न्यूक्लियस 2 में ही है, तो कोशिकाएं कितनी है, 7, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म का 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the characters of P was not studied by Mendel। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसको देखकर को परेशान नहीं होना है। आपको पता है मेंडल ने 7 लक्षण लिए, पाइजम सेटाइवम मटर के पादप पर एक्सपेरिमेंट किए। सबसे बार बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि मेंडल ने आपको किस पर किए, पाइजम सेटाइवम पर, मटर के पादप पर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मटर के अलावा और कौन से पादप पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक और पादप है हिरेशियम। इसका नाम भी आपको याद में रखना है। क्लियर है बात? तो मटर के अलावा हिरेशियम पादप पर एक्सपेरिमेंट किए। मटर पर इन्होंने 7 लक्षण,
7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं आपको मैंने जेनेटिक्स की क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। लेकिन यहां पर देखिए, एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो है सीड कलर से संबंधित। देखिए आराम से देखिए इसे आप। सीड कलर ये हम बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन आरपीएससी में जो क्वेश्चन आया वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेंडल द्वारा स्टडी नहीं किया गया। देखिए पोड सेप है, सीड कलर है, सीड सेप है, कोटलीडन। अब आरपीएससी ने इन दोनों ऑप्शन में से किसको सही माना है वो आपको याद रखना है। किसी भी बुक में आप देख लीजिए सीड कलर ही है, लेकिन वास्तव में जो सीड का कलर है वो कोटलीडन या बीज पत्रों का रंग है। तो आरपीएससी ने बीज का रंग नहीं मानकर बीज पत्रों का रंग माना है। इसलिए आरपीएससी के हिसाब से बीज पत्र का रंग, पोड सेप और सीड सेप ये तीनों मेंडल द्वारा स्टडी किए गए, सीड कलर स्टडी नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन को अगर ये फिर से आता है तो आपको ये मानना है कि सीड कलर मेंडल द्वारा स्टडी नहीं किया गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सीड कलर और कोटलीडन का कलर जब दोनों ऑप्शन में आए तो आपको कोटलीडन के कलर को मानना है कि वो मेंडल द्वारा स्टडी किया गया, सीड कलर को नहीं मानना। जब ये दोनों ऑप्शन में आएंगे तब ही जवाब सीड कलर होगा, वरना तो आप किसी भी बुक में देखिए सीड कलर ही माना जाता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। आरपीएससी ने क्या सही आंसर माना और क्यों माना मैंने आपको बता दिया है। सीड कलर को सही आंसर माना कि ये मेंडल द्वारा स्टडी नहीं किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इनपी ड्वार्फिज्म ऑफ प्लांट, बोनापन कौन सा लक्षण है, अप्रभावी या रिसेसिव है? ये तो आपको पता ही है। जो लंबा है वो डोमिनेंट और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो है ड्वार्फिज्म या बोनापन। चलिए इसको देखिए। ये जो क्वेश्चन बात कर रहा है वो है पूर्ण प्रभाविता। याद कीजिए आप, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझा रखा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यदि शुद्ध लाल और सफेद पुष्प के संकरण से प्राप्त F1PD के मटर के पौधे स्वनिषेचन होगा तो इसकी संतति में जीन प्रारूप कैसा होगा? ये लाल और सफेद पुष्प वाले प्लांट का आपस में F1PD का क्रॉस करवाएंगे तो F2PD आएगी। अब देखिए, एक प्योर रेड, एक व्हाइट और यहां देखिए एक शुद्ध लाल अनुपात एक सफेद, 1:1, ऐसा नहीं आ सकता। देखो जीनोटाइप जो है वो एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 होता है। लेकिन यहां देखिए जब अपूर्ण प्रभाविता पढ़ते हैं तो 1:1 शुद्ध लाल का, एक अशुद्ध लाल का मतलब है पिंक, तो ये 2:1 और 1:1 सफेद का। यहां भी 1:2:1 है, लेकिन अशुद्ध लाल फिर शुद्ध लाल का 2 नहीं। जो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है दोनों का 1:1, और जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में आएगा वो 2:1 में होगा। और आंसर कितना हो गया? 3। एक प्योर रेड, 2 इम्प्योर रेड और एक व्हाइट। और इसको अगर समझना है तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलाफा 4 ओक क्लॉक प्लांट उसको आराम से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय
क्रोमोसोमल थ्योरी। देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी वाल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी द्वारा दी गई। पहले तो आपको याद रखना है कि किसके द्वारा दी गई। वाल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी, ये दो वैज्ञानिक हैं। सट्टन और बावेरी के नाम से इसको याद रखा जाता है। इन्होंने बताया कि मेंडल के नियमों को गुणसूत्रों द्वारा समझाया। इन्होंने मेंडल के नियमों को गुणसूत्रों द्वारा समझाया। इन्होंने बताया कि जो जीन है, कारक है, वो गुणसूत्र की तरह ही है। अब पूरा डिटेल में आप क्रोमोसोमल थ्योरी सट्टन और बावेरी द्वारा जो मैंने आपको बताई है उसको देखेंगे। अभी आप ये देखिए, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सट्टन एंड बावेरी। ऑप्शन नंबर 4। 1902 में वॉल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी ने मेंडल के नियमों को गुणसूत्रों द्वारा समझाया। इसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी कहा जाता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर पढ़िए इसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, मानवों में या मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। बिल्कुल सही है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ एक्स वाई टाइप। मानवों में अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम के 23 जोड़े होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इंसान में 22 जोड़े ही होते हैं। 23वां तो एक्स वाई होगा या एक्स एक्स होगा। तो 22 जोड़ी ही ऑटोसोम होते हैं, 23 जोड़ी नहीं। यह गलत है। मानवों में नर विषम युग्मकता हेटेरोगेमेटिक होती है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप देखेंगे तो नर में एक्स और वाई दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे और मादा में एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, एक्स और एक्स। इसलिए नर को हेटेरोगेमेटिक कहा जाता है और नर ही सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। इसलिए आंसर कौन सा हो गया? 4 एंड फर्स्ट एंड थर्ड। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। 2013 के पेपर को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आपको टफ लग सकता है। बाकी पेपर को आप जब सॉल्व करेंगे उसके कंपैरिजन में 2013 वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो सही आएगा, नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, इसलिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बाकी आसान है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। टेंडेंसी ऑफ 2 or more gene located on same chromosome remain together during inheritance। एक ही गुणसूत्र पर स्थिति दो अथवा अधिक जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। ये जो लिंकेज नाम है ये मॉर्गन ने दिया और मॉर्गन ने इस लिंकेज से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किए? ड्रोसोफिला पर। लेकिन इस लिंकेज को पहली बार देखा कौन से वैज्ञानिकों ने? बैटसन और पुनेट ने। बैटसन और पुनेट, ये भी आपको याद रखना है, बैटसन और पुनेट। देख लीजिए, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो या दो से अधिक जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी में जाना लिंकेज है, सहलग्नता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
जब सेल बायोलॉजी हमने पढ़ी वहां पर इसके बारे में मैंने आपको बताया है। द हाइपोथेसिस दैट द अर्ली एटमॉस्फेयर, यहां देखिए, कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल के एक ऊर्जा स्रोत से युक्त होने पर हुई है। इस परिकल्पना को 1920 के दशक में प्रस्तावित किया ओपेरिन और हेल्डेन ने। इस हाइपोथेसिस को 1920 में दिया किसने? ओपेरिन और हेल्डेन ने। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि इसका प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किसने किया, तो फिर जवाब आता स्टेनले मिलर। मिलर का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो वास्तव में देखा जाए तो ये रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों के द्वारा हुई है। ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी है उसके बारे में बात कर रहा है। 1920 में एक हाइपोथेसिस ओपेरिन और हेल्डेन ने दी कि आरंभिक वातावरण में एक ऊर्जा स्रोत और कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। देखिए, पार्किंसंस डिजीज, डिफेक्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित विकार है, बिल्कुल सही है, यही करेक्ट मैच है। बाकी तीन ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ये मिसमैच है, गलत है। पार्किंसंस डिजीज ब्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ए नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक सामान्यतः विद्युत लेख जो है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, ईसीजी आप याद रखें हिंदी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें टी वेव होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और टी वेव होगी। ये तीन चीजें होंगी, आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक तो पी वेव होगी, इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और क्या होगी? टी वेव। देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है ईसीजी के बारे में कि कौन सा वेव कैसे होगा, कुछ नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है। तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। चलिए, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन आफ्टर प्यूबर्टी। देखिए, अगर अर्ली एज में हाइपर सीक्रेशन होता है और हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है तो उसे कहा जाएगा एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली, जाइंटिज्म या गिंगेटिज्म, ये कब? ये बचपन में, अर्ली एज में, अर्ली एज में होगा हाइपर सिक्रेशन, तो गिंगेटिज्म होगा, गिंगेटिज्म। और एक्रोमिगेली वयस्क अवस्था में आने के बाद अगर फिर हाइपर सिक्रेशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? देखिए, जीवाणु और उसके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन कीजिए। आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, क्या डिप्थीरिया माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होगा? माइक्रोबैक्टीरियम। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है डिप्थीरिया, यह गलत है। विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, ये कोलेरा रोग करेगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं। माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्री, ये कुष्ठ रोग करेगा।
या इधर देख लीजिए, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और वुफिंग कफ या काली कासी बोर्डुटेला पर्टुसिस। तो फिर ट्रिम्पोनीमा पैलिडम द्वारा सिफिलिस रोग होता है, यही सही आंसर है। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र 4 की प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिक व्याधि को पहचानी। क्या क्वेश्चन है कि जो क्रोमोसोम नंबर 4 है, उस पर अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए तो एक रोग होगा जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट रोग है। उस रोग का नाम बताइए। देखिए, क्लियर है? इसका सही जवाब है हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। देख लीजिए, हंटिंगटन कोरिया बीमारी चौथे क्रोमोसोम में म्यूटेशन, और ये कौन से प्रकार की है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक भी क्रोमोसोम पर जीन आ गया तो रोग हो जाएगा, डोमिनेंट है। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, मैंने जेनेटिक्स की क्लास में बता रखा है। विल्सन, विल्सन रोग क्या है? विल्सन रोग यह है कि क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 13 की म्यूटेशन की वजह से कॉपर जो है वो लीवर, ब्रेन, इनमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। कौन से क्रोमोसोम पर? क्रोमोसोम नंबर 13 पर, गुणसूत्र नंबर 13 पर कुछ म्यूटेशन आने की वजह से कॉपर लीवर, ब्रेन और अदर वाइटल ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है। इसे विल्सन रोग कहा जाता है। और ये विल्सन जो रोग है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। देख लीजिए, ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है, अप्रभावी है। बड़ी आराम से। क्लियर है? नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म क्या है इसको देखिए। क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पर कुछ म्यूटेशन होने की वजह से, तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये एल्केप्टोन्यूरिया कैसा होगा, ये आपका काम है। इस क्वेश्चन का जवाब हंटिंगटन कोरिया है। क्लियर है? हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया क्रोमोसोम नंबर 4 पर म्यूटेशन की वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट, विल्सन डिजीज क्रोमोसोम नंबर 13 पर ऑटोसोमल रिसेसिव, क्रोमोसोम नंबर 11 पर एल्बिनिज्म, जिसकी वजह से मिलेनिन पिगमेंट बनना मिलेनिन पिगमेंट जो है वो नहीं बन पाता, स्किन एकदम क्या हो जाती है, रंजकहीन, कलरलेस हो जाती है, इसे एल्बिनिज्म कहा जाएगा। तो प्रत्येक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पर
क्रोमोसोम नंबर 13 पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर ऑटोसोमिनी, ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए ये, इसको मैं काट देता हूं, रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। अप्रभावी, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी और अलिंग गुणसूत्र प्रभावी रोग है। और क्रोमोसोम नंबर 4, नंबर 11 और नंबर 13 पर। और किसमें क्या होगा, इसमें कॉपर का स्टोरेज हो जाएगा लीवर, ब्रेन, इसमें मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा। और हंटिंगटन कोरिया में क्या होगा, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, अनकंट्रोल इमोशनल प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, याद रखना है ये। अनकंट्रोल इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए और इमोशनल प्रॉब्लम्स अनकंट्रोल हो जाए। क्रोमोसोम नंबर 4 पर म्यूटेशन की वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रकार का इनहेरिटेंट या आनुवंशिक रोग है। ये चारों ही आनुवंशिक रोग है जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है और पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है बात? देखिए, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप क्या कहलाएंगे? तो याद रखना है ऑक्जेलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स। एसिडिक सॉइल में उगने वाले प्लांट क्या कहलाएंगे? ऑक्जेलोफाइट्स। तो ये थे 15 क्वेश्चन 2013 में पूछे गए, इनका एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक क्वेश्चन और उसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।